स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, तुम्हारा हिंदी शिक्षक। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के हो गई पीर पर्वत सी, जो दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखी हुई रचना है, गजल है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला होगा कविता का सारांश, दूसरा बिंदु होगा कविता में किस पीड़ा की बात की गई है, साहित्यकार किस पीड़ा की बात पाठकों के समक्ष रख रहा है। तीसरा, कविता पूरी की पूरी कविता को 2 भागों में हम लोग बांट करके आलोचनात्मक व्याख्या देखेंगे, जिसमें 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। और चौथा एवं अंतिम बिंदु होगा कविता का संदेश। कविता के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी हम पाठकों को क्या संदेश दे रहे हैं, इस विषय में हम लोग विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि स्क्रीन पर रचनाकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में शब्दार्थ, वाक्य और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आते होंगे, जिन्हें आप ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके उसे कॉपी में उतार लें। और ये जो 4 बिंदु है जिस पर हम लोग बात करेंगे, ये मुख्यतः हम लोगों का रचनामूलक प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं कविता के सारांश से। हो गई है पीर पर्वत सी कविता दुष्यंत कुमार की चर्चित कविता है। यह कविता राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति करती हुई प्रतीत होती है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय लोगों के मन में ऐसा विचार आया था कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद जनगण की समस्याओं का समाधान होगा। देश के स्वतंत्रता के बाद के काल के नेताओं ने जनसाधारण को ऐसा आश्वासन भी दिया था, लेकिन समय बीतता गया और बेकारी, भुखमरी, अनाचार, दुर्व्यवस्था घटने के स्थान पर बढ़ते गए। कवि सदा से ही जगाने का काम करता आया है। प्रस्तुत कविता हो गई है पीर पर्वत सी कविता में भी कवि जनगण को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि उठो और अपने हक के लिए संघर्ष करने के लिए कमर कस लो, क्योंकि आम जनता कष्ट सहते सहते थक गई है। अब इंतजार का समय समाप्त हो गया, संघर्ष का समय आ गया है। वे कहते हैं कि जनगण की पीर बढ़ते बढ़ते हिमालय सी हो गई है और अब उस पीर को उसी प्रकार पिघलना चाहिए जिस प्रकार पर्वत की बर्फ पिघलती है। जिस प्रकार हिमालय से गंगा निकलती है और अपनी घाटी को आबाद कर देती है, उसी प्रकार जनगण के हृदय में भी पूरे देश के लोगों को सुख प्रदान करने वाली क्रांति की लहरें उठनी चाहिए। वे कहते हैं कि आज लोगों के आवाज बुलंद करने से दीवारें पर्दे की तरह कांप रही हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अभी संघर्ष की आवाज को और तेज करने की जरूरत है। कवि यह मानते हैं कि नाम मात्र के परिवर्तन या सत्ता पलट से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अपना प्राप्य तो तब मिलेगा जब व्यवस्था परिवर्तित होगी। कभी नेताओं की मौका परस्ती से बेखबर नहीं है, वे नेताओं के चरित्र से पूर्ण रूप से वाकिफ है। अतः वे कहते हैं कि मेरा मकसद मात्र थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करना नहीं है, ये तो मतलब है कि परिवर्तन इतना बड़ा हो कि देश की पीड़ित शोषित जनता को उसका अधिकार मिले। कभी चाहते हैं कि परिवर्तन की आवाज चारों तरफ उठे, जिससे वर्तमान शोषण की व्यवस्था समाप्त हो। जब तक समाज से विषमता का अंत नहीं होगा,
देश के अंतिम व्यक्ति को उसका प्राप्य नहीं मिलेगा, तब तक हल्ला गुल्ला व्यर्थ है। कवि यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अत्याचार अनाचार के विरोध में आवाज उठाने का सामर्थ्य नहीं होता है, पर जिसके पास भी यह सामर्थ्य है उसे आगे आना चाहिए। वास्तविकता भी है कि सभी लोग क्रांतिकारी नहीं होते, अतः कवि उन लोगों का आह्वान करते हैं जिनके सीने में भी आग जल रही है, वह जलनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अत्याचार अनाचार शोषण के विरोध में क्रांति अपेक्षित है। जब तक क्रांति का सिंहनाद नहीं गूंजेगा, हिमालय सी खड़ी हो गई पीर का अंत नहीं होगा। तो ये रहा, हम लोगों ने देखा कविता का सारांश। अब हम लोग विचार करेंगे कि दुष्यंत कुमार जी कविता में किस पीड़ा की बात कर रहे हैं, किस पीड़ा की बात कविता में की गई है। चलिए, दुष्यंत कुमार सर्वहारा वर्ग के कवि हैं, आधुनिक हिंदी गजल के हस्ताक्षर हैं। सर्वहारा वर्ग की, दलित वर्ग की पीड़ा की बात कवि कह रहा है। यह प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। दबाई हुई वस्तु अधिक दिनों तक दबी नहीं रह सकती, एक ना एक दिन उसका विस्फोट होता है। मनुष्य के मन की दबी पीड़ा आंसुओं के रूप में बहने लगती है। ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तब आसपास की समस्त वस्तुओं को वह अपने में समेट लेता है। बर्फ पिघलकर गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। नदी का प्रवाह इतना तेज होता है कि उस समय कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाती, सब कुछ नदी के साथ बहता चला जाता है। कवि का कथन है, पीर पीड़ा पर्वत के समान विपुलाकार हो गई है। अब समय आ गया है, यह पीड़ा और दबी नहीं रह सकती। शोषितों का शोषण और नहीं किया जा सकता, दमन और नहीं किया जा सकता। सहन की सीमा भी पार हो चुकी है। अब क्रांति की चेतना जाग गई है। अब उन्हें झूठे वायदों से बहलाया नहीं जा सकेगा। लाश के समान हुए लोगों के प्राण जाग उठे हैं। वे हाथ लहराते हुए अपने जागने की सूचना दे रहे हैं। क्रांति की यह आग बहुत जरूरी है। वह किसी के भी सीने में हो, उसे धधकना होगा। क्रांति का आना कोई रोक नहीं सकता, उसे आना ही होगा। तो इस पीड़ा की बात की गई है इस गजल में। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूरी कविता की व्याख्या हम लोग दो भागों में करेंगे, जिसमें प्रत्येक भाग में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे। आइए कविता की लाइन को देखते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर दुष्यंत कुमार द्वारा रचित हो गई है पीर पर्वत सी शीर्षक कविता से उद्धृत की गई है। प्रस्तुत कविता उनके काव्य संग्रह साये में धूप से ली गई है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में भी संकलित है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात होने वाले मोह भंग का चित्रण किया गया है। प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत गजल में कवि ने सत्ता के श्लोक, शोषित पराजित इंसान की विवशता, संघर्ष और घुटन, राजनीतिक गठबंधनों के सायों में पलती साजिशें, परिवर्तन और क्रांति की जरूरत पर बल दिया है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह दिखाया है कि आर्थिक असमानता के कारण शोषित वर्ग की पीड़ा, पीर, राजनीतिक दुर्व्यवस्था के कारण जनसाधारण की पीर और भ्रष्टाचार के कारण पूरे देश के लोगों की पीर बढ़ते बढ़ते पर्वताकार हो गई है। जिस प्रकार से हिमालय की चोटियों से गंगा की धारा निकलकर अपनी घाटी की भूमि को हरियाली और संपन्नता से भर
लोगों के जीवन में आनंद की धारा प्रवाहित करती है, उसी प्रकार कवि चाहते हैं कि ऐसा ही कोई व्यक्ति होता जो इस दुर्व्यवस्था, अत्याचार, अनाचार और शोषण रूपी पहाड़ को पिघलाकर समाज में सुख, शांति और समरसता के भाव भरता। समाज में असमानता, अनाचार, अत्याचार बढ़ जाता है तो लोग इसके विरोध में आवाज उठाते हैं। इस विरोध को शांत करने के लिए और अपनी सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, पीड़ित लोगों को खुश करने के लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा की जाती है, पर मूल ढांचा अपरिवर्तित यथावत रहता है। कवि जानता है कि इस प्रकार के कार्य से कुछ नहीं होने वाला है। कवि चाहता है कि संघर्ष या क्रांति इतनी भीषण हो कि उसकी बुनियाद हिल जाए, क्योंकि साधारण संघर्ष से शोषित, पीड़ित मनुष्य को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। संघर्ष इतना भीषण और तीव्र होना चाहिए कि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो जाए। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को देखेंगे। देखें, पहला, प्रस्तुत कविता शोषक वर्ग पर तीखा व्यंग्य है। दूसरा, जनता के हृदय में फूटते आक्रोश का यथार्थ अंकन है। तीसरा बिंदु देखिए, काव्य सौंदर्य का साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया गया है। चौथा, पर्वत सी में उपमा अलंकार है। ये अब कविता के बचे हुए दूसरे भाग को पुस्तक से देखते हैं, उसकी लाइनों को। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये रही पंक्तियां, इनका संदर्भ देख लें। प्रस्तुत पंक्तियां समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर दुष्यंत कुमार द्वारा रचित हो गई है पीर पर्वत सी शीर्षक कविता से उद्धृत की गई है। प्रस्तुत कविता उनके काव्य संग्रह साये में धूप काव्य से ली गई है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में भी संकलित है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात होने वाले मोह भंग का चित्रण है। संदर्भ पूरे पाठ का वही होता है ना। दोनों ही पंक्तियों का, या कोई भी पंक्ति पूछता है तो उसका संदर्भ वही रखेंगे, प्रसंग बदल जाता है। आइए प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत गजल में कवि ने सत्ता के श्लोक, शोषित पराजित इंसान की विवशता, संघर्ष और घुटन, राजनीतिक गठबंधनों के सायों में पलती साजिशें, परिवर्तन और क्रांति की जरूरत पर बल दिया है। व्याख्या देखें। कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि आज समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। इस क्रांति में सबका, सारे देश और सारी जनता का सक्रिय सहयोग होना चाहिए। इसलिए हर सड़क, गली, नगर, गांव में हाथ लहराते हुए, इनकलाब बोलते हुए जो लोग आज जीवित होकर भी लाश की तरह, मुर्दा की तरह बेजान हो गए हैं, उन्हें चलना चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल हो हल्ला करना या हंगामा खड़ा करना नहीं है। मेरा प्रयत्न देश की वर्तमान दशा को, उसके रूप को बदल देने के लिए है। क्रांतिकारी विचारों की यह आग मेरे हृदय में अथवा तुम्हारे हृदय में जहां कहीं दबी पड़ी हो, उसे धधक उठना चाहिए। क्रांति के बिना परिवर्तन असंभव है। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं इन पंक्तियों के। पहला, जन क्रांति का संकेत है। दूसरा, सदियों से अन्याय सहती जनता क्रांति के लिए तत्पर हो गई है। तीसरा, भाषा प्रभावोत्पादक है। चौथा, विरोध का अत्यंत मुखर स्वर है। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के अंतिम पड़ाव, अंतिम बिंदु कविता के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी हम पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं उसको देखते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी दुष्यंत कुमार की एक अति लोकप्रिय
और जन जन को झकझोरने वाली गजल। इस गजल में कवि ने साधारण के रोज रोज के कष्टों को बखूबी कुरेदा है। कवि का कथन है कि अनाचार, अत्याचार, भूखमरी, बेकारी और राजनीतिक दुर्व्यवस्था की पीड़ बढ़ते बढ़ते राई से पर्वत हो गई है। जिस प्रकार हिमालय की हिम के पिघलने से अमृत धारा निकलती है और वह अमृत धारा अपनी घाटी के लोगों को अमृत का भोग कराती है, उसी प्रकार कवि चाहते हैं कि कोई तो व्यक्ति ऐसा हो जो इस अत्याचार, अनाचार, राजनीतिक दुर्व्यवस्था रूपी पर्वत को पिघलाकर लोक और जन कल्याण रूपी धारा बहाए। यह सही है कि देश की दुर्व्यवस्था देखकर जनगण का मन आक्रोशित होता है। लोग इसका विरोध करते हैं, शासक वर्ग के प्रति अपने आक्रोश के भाव व्यक्त करते हैं। इससे शासक वर्ग जनता की आवाज को और मुखरित होने से रोकने के लिए थोड़ी बहुत रेवड़ियां बांट देता है, पर मूल ढांचा अपरिवर्तित रहता है। शोषक एवं शोषित के बीच की दीवार में थोड़ी चहल पहल अवश्य होती है, पर वस्तु स्थिति पूर्व की भांति बनी रहती है। कवि यहाँ पर आक्रोशित जन से आह्वान करते हैं कि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन दीवालों के हिलने से नहीं अपितु उसकी नींव के हिलने से होगा। अतः जनता को शासक वर्ग द्वारा बांटी गई रेवड़ियों से संतोष न कर संघर्ष को और तेज करना होगा। अर्थात यदि जनमानस चाहता है कि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो तो उसे उस समय तक संघर्ष करना होगा जब तक व्यवस्था में परिवर्तन न हो जाए। क्रांति या संघर्ष का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन न होकर व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन होने पर ही हिमालय सी पीड़ पिघल सकेगी। कवि यह मानता है कि यह काम कुछ लोगों के मात्र हंगामा खड़ा करने से होने वाला नहीं है। इस संघर्ष में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी। कवि यह मानते हैं कि सबके हृदय में समान रूप से आग नहीं जलती है, अर्थात सब लोग क्रांति करने को तैयार नहीं होते हैं। अतः कवि कहते हैं कि जिसके भी सीने में आग हो, अर्थात जो भी क्रांति करना चाहता है, वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहता है, उसे आगे आना होगा। अंतिम संघर्ष ही हिमालय सी पीड़ को पिघला सकता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने दुष्यंत कुमार जी की गजल हो गई है पीर पर्वत सी, इसको देखा, समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने कविता का सारांश, कविता में किस पीड़ा की बात की गई है, दुष्यंत कुमार जी किस पीड़ा की बात हम पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो देखा। तीसरे नंबर पर समस्त पाठ को दो भागों में बांटकर हम लोगों ने आलोचनात्मक व्याख्या की और अंत में कविता के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी हम पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं उसको हम लोगों ने देखा। एक बार मैं फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि स्क्रीन पर रचनाकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में, वो इसलिए कि आपको इस बार जो नई पुस्तक मिली है उसमें जो है साहित्यकार का परिचय तो ठीक ठाक दिया है और यहाँ पर उसको शामिल करके फिर टाइम को नष्ट करना था, इसलिए स्मृति संकेत के रूप में दे दिया। उसमें साहित्यकार का जन्म, मृत्यु, माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा, दीक्षा, कालखंड एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख है। उसके बाद शब्दार्थ है, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं एवं लघु प्रश्नोत्तर हैं और जो स्क्रीन पर आते रहेंगे, जिसे आप कॉपी में उतार लेंगे। और ये जो 4 बिंदुओं पर हम लोगों ने देखा, ये चारों के चारों आपके रचनामूलक प्रश्न हैं, तो इनको भी स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे जिस आपकी इच्छा हो वैसे आप इसको उतार लें और कविता
मात्र 7 लाइन की 6-10 लाइन की कविता है। तो आप जो है इसे 5-7 बार ध्यान से ढंग से पढ़ें, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और जो है ये वीडियो को जो है 2-3 बार ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, ताकि आपका पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से विधिवत तैयार हो जाए। हाँ, और हम एक सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे कि लॉकडाउन के चलते बच्चों से संपर्क में हम नहीं हैं, इसलिए आप जो है अपने मित्रों में इसको जो है, इस चैनल को जो है आप प्रसारित करेंगे, अग्रसारित करेंगे, हाँ, ताकि वो इसका लाभ ले सकें। और आपके अगल बगल अगर 10 क्लास के विद्यार्थी हैं जो इस साल 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी उनके साहित्य संचयन और कथा संचयन के समस्त पाठ प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उनको आप बताएंगे और जो जिससे कि वो इसका लाभ ले सकें। और मैं तो ये कहूँगा कि जो है इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्रतिदिन का जो भी हम कार्य करते हैं वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।